ओके, तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे सेक्शन 13, 14, 15, 16 एंड 18। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपका मेंस एंड प्री दोनों में कवर होता है। पर्टिकुलरली 13 एंड 14 पे होता है, लेकिन जब हम 13, 14 को कवर करते हैं तो 15 और 16 में भी वही बात लिखी है। ठीक है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, यू कैन से इट, एप्लीकेशन बताया गया कि वो कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है। एंड 18 अगर बात करें, 18 एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 13 एंड 14। ओके, सो अभी हम पहले सेक्शन 13 की बात करते हैं। सेक्शन 13 में बात की गई है, सेक्शन 13, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न। अब एक आप बात मुझे बताइए, जो अनबॉर्न पर्सन है, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, क्या उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है? हाउ द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन? सर डायरेक्टली नहीं हो सकती, क्योंकि टीपीएसएस की ट्रांसफर कैन बी मेड इंटर वाइवस ओनली। तो अनबॉर्न एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन बाय क्रिएटिंग लाइफ इंटरेस्ट इट कैन बी डन। हाँ जी, देखो बहुत सिंपल तरीके में आपने बताया, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, नाउ द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। हमने एक सेक्शन 5 पढ़ा था। सेक्शन 5 में हमने ये जाना था कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। वहां पे हमने ये जाना था कि प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द लिविंग पर्सन ओनली। जो जीवित है उन्हीं के बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। बट द पर्सन हु इज अनबॉर्न, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो उसको प्रॉपर्टी हम कैसे ट्रांसफर कर दे? इसका रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी का कोई ना कोई मालिक होना चाहिए, प्रॉपर्टी का कोई ना कोई ऑनर होना चाहिए। अगर जो इंसान पैदा ही नहीं हुआ तो उसका वो ऑनर कैसे हो सकता है? तो प्रॉपर्टी कैन नॉट बी केप्ट इन अबेयंस। अबेयंस मतलब ऐसे नहीं रखी जा सकती प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक ही ना हो। राइट, जो इंसान अभी मैंने देखा नहीं, पता भी नहीं है वो कंसीव किया है या नहीं किया है, या होगा या नहीं होगा, तो मैं उसको कैसे ट्रांसफर कर दूं? अगर करता भी हूं तो उसका ऑनर कौन होगा? तो इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट। एंड देयरफॉर हाउ द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर इफ आई वांट टू डू इन द फेवर ऑफ अनबोर्न? तो उसके दो तरीके हैं। या तो मैं ट्रस्ट क्रिएट कर दूं, या तो मैं ट्रस्ट क्रिएट कर दूं। अगर मैं ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर रहा हूं तो मुझे एक लिविंग पर्सन के नाम पर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। लिविंग पर्सन, ठीक है, लिविंग पर्सन के नाम पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी फॉर द लाइफ। एस्टेट मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपको मैं दे रहा हूं पहले, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ दैट लिविंग पर्सन, उसके मरने के बाद जो अनबॉर्न पर्सन है, जिसको अल्टीमेटली मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं, अनबॉर्न को, उसको ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी। बट अनबॉर्न उस तारीख पे, इसके मरने से पहले, बिफोर डेथ, ऑन और बिफोर कह सकते हैं आप, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर अनबॉर्न पर्सन मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। लॉजिक समझ में आया आपको? देखो दोबारा समझते हैं। एक तो मैंने आपको बताया ट्रस्ट क्रिएट किया है, तो ट्रस्ट पहले ट्रस्ट पे जाएगी, फिर ट्रस्ट उसको ट्रांसफर करेगा अनबॉर्न, क्योंकि इस दौरान जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तब तक प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे रहेगी। बच्चा पैदा हो जाएगा तो प्रॉपर्टी अनबॉर्न के पास चली जाएगी, ठीक है। जिस दिन से बच्चा पैदा होगा प्रॉपर्टी उस दिन से वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होता है। कौन सा इंटरेस्ट? वेस्टेड। कहाँ लिखा है? कोई है सेक्शन? हाँ जी, सेक्शन 19। वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा, मतलब जिस दिन बच्चा हुआ उस दिन, बिल्कुल उस दिन प्रॉपर्टी चली जाएगी उसके पास। देखो, प्रॉपर्टी नाम होना और प्रॉपर्टी का पूरी मिलना, दोनों में फर्क है। वेस्टेड का मतलब यहाँ पर आप इतना समझिए कि उस दिन से अनबॉर्न, जो बॉर्न हो गया है, जो अनबॉर्न था, जो पैदा हो गया, उस दिन से उसका मालिक वो। लेकिन एक बात बताओ, 1 साल का बच्चा क्या करेगा प्रॉपर्टी का? कुछ कर पाएगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर ट्रस्ट क्रिएट है तो वेस्टेड इंटरेस्ट तो हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रांसफर, देखो ट्रस्ट में तो सिंपली है कि अनबॉर्न के पास चलेगी,
लेकिन अगर हमने इस तरीके सेकंड सिचुएशन लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करी है तो पहले लिविंग पर्सन को, अच्छा एक बात बताओ, उसके डेथ के बाद प्रॉपर्टी जाएगी, या अगर सपोज करो जैसे ही हमने लिविंग पर्सन को दी और हमने कहा एक कंडीशन रखी, लिविंग पर्सन के बाद लिविंग पर्सन अगर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लिविंग पर्सन अगर बॉर्न हो जाता है बच्चा तो प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होगी। बताइए कब ट्रांसफर होती है? आफ्टर डेथ होती है, ड्यूरिंग द लाइफ भी ट्रांसफर हो जाती है? क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताइए आप। हाँ जी सर एक बार रिपीट कर दीजिए देखिए क्वेश्चन। समझिए, एक बार एक लिविंग पर्सन है, पहले एक बात बताइए, ये बात समझ में आ गई जो मैंने अभी तक बताया आपको? यस सर। ये बेसिक बात है। पहले एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, अनबॉर्न पर्सन को कैसे ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी? या तो ट्रस्ट क्रिएट कर दो, ट्रस्ट के बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी अनबॉर्न को, अगर बच्चा एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। दोनों में एग्जिस्टेंस में आना जरूरी है। अगर बच्चा आया ही नहीं एग्जिस्टेंस में तो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास ही रहेगी, ट्रस्ट से वापस चली जाएगी जिस इंसान ने ट्रांसफर करी होगी, राइट? अब सपोज कीजिए मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी एक लिविंग पर्सन को, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को, बी इज अ लिविंग पर्सन, वो जीवित इंसान है, और बी जब ट्रांसफर, और मैंने कहा भाई तेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी जो जाएगी वो सी को जाएगी, सी जो एक अनबॉर्न है, अभी तक उसका अता पता नहीं है ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अनबॉर्न के पास प्रॉपर्टी, सपोज कीजिए जो लिविंग पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, एक 7 कर लेते हैं 2021 को, जुलाई में उसकी डेथ होती है, और ये बच्चा जो है जन्म ले चुका है, से फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे ने जन्म लिया है 1/5/2021 को, मतलब उसकी डेथ से 2 महीने पहले इसने बर्थ लिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी या नहीं होगी? क्या ये वैलिड है या नहीं है? यस सर होगी। ये बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये इसके मरने से पहले, इसके मरने से पहले इसने बर्थ ले लिया है, दिस इज वैलिड ट्रांसफर, राइट? अब एक बार बताओ, इसके पास, सी के पास, मैंने आपको कहा वेस्टेड इंटरेस्ट, सेक्शन 19 यही कहता है जिस दिन इसने जन्म लिया, जिस दिन इसने जन्म ले लिया इस दिन इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अगर एक बात बताइए, अगर ये बच्चा पैदा होता है 1/8/2021 को, तो प्रॉपर्टी किसकी? सर एक ही हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है? इसके लीगल एयर्स पे तो नहीं जाएगी बी के? नो सर। बी के लीगल एयर पे जाएगी? आंसर इज नो। अरे हमने तो तेरे को लाइफ एस्टेट दिया है ना, और हमारा पर्पस क्या था कि भैया अनबॉर्न को जाना। हाँ जी, तो ये प्रॉपर्टी जो है, वूम पे तो है ये चाइल्ड 18 को अगर हो भी रहा है तो स्टिल चाइल्ड इज इन द वूम ऑफ द मदर, तो उसे हाँ एग्जिस्टेंस में नहीं वो मिलेगा। तो वो बहुत बढ़िया बात बोली है आपने, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट पे आप ले गए, बहुत बढ़िया। मैं ये भी बताऊंगा, डोंट वरी, चाइल्ड इन मदर्स वूम, अगर माँ की कोख में बच्चा है तो क्या है? तो बिल्कुल माँ के बच्चे की में जो कोख में बच्चा होता है वो एग्जिस्टेंस में माना जाता है, तो इसमें तो पूरे 9 महीने देंगे ना हम। हाँ जी, यस। पूरे 9 महीने देंगे, 1 महीना नहीं, पूरे 9 महीने देंगे। तो बच्चा सपोज करो ये 7 है ना, 7 - 9 कितने होंगे? अरे 7 - 9 क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर लगाए 2020 में कौन सा महीना बैठेगा? नवंबर। 9 भी बैठे, 9 मान लेते हैं, 9 तो ज्यादा हो गया, चलो 10 मान लेते हैं। तो इस तारीख से मदर की वूम में अगर वो है बच्चा तो डेफिनेटली द चाइल्ड वुड बी कंसीडर इन द एग्जिस्टेंस, ठीक है? तो उसको तो मान ही लेंगे मदर की वूम में। अच्छा एक बात बताओ, मदर की वूम में ही नहीं है तो, अभी कंसीव ही नहीं किया है बच्चे ने, तो नॉट कंसीव्ड, तब क्या होगा? सर अगर उसकी डेथ के टाइम पर वो कंसीव भी नहीं है बच्चा, देन इट विल रिवर्ट बैक टू ए, प्रॉपर्टी जब विल किसी रिवर्ट का बैक टू। एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो प्रॉपर्टी तो जाएगी नहीं, तो जब जाएगी, नॉट कंसीव्ड ही नहीं है तो वापिस आ जाएगी ए के पास प्रॉपर्टी, ठीक है? एम आई क्लियर? यस सर। दो सिचुएशन देख लेना, मदर वूम तो यार ऑफ कोर्स ही बात है, नजर पता लग गया ना कि बच्चा एग्जिस्टेंस में है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, मदर वूम के बाद भी वो बच्चा जो है वो क्या पता जीवित पैदा हो, क्या पता मरा हुआ पैदा हो, वो दोनों सिचुएशन है। अगर बच्चा डेथ उसकी अगर वो मरा हुआ पैदा होता है तो क्या होगा सिचुएशन? रिवर्ट बैक। रिवर्ट बैक हो क्योंकि वापस कोई बंदा तो है ही नहीं जिसको मैं देना चाहता था, अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो है ही नहीं,
तो वापस प्रॉपर्टी चली जाएगी ए के पास। अगर अलाइव होता है तो डेफिनेटली अलाइव है तो यहाँ पे मदर के वूम वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे, फिर इसकी डेथ जो है चाहे एक साथ को हो लेकिन पीछे हम चले जाएंगे डेट के हिसाब से, राइट। कि अगर वो एग्जिस्टेंस में मदर वूम में है तो डेफिनेटली फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी जैसे वो बर्थ होगा, ठीक है, ऑन बर्थ जैसे उसका बर्थ होगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी एज पर सेक्शन 19, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? यस सर। यस सर। तो सर ये जो पहले वाली सिचुएशन बताई थी उसको ना मान के ये वोम वाली बात ये वाली। हाँ जी, वूम की बात तो एक अलग सिचुएशन है। अगर मदर की वूम में बच्चा होता है तो हम उसको एग्जिस्टेंस में मान लेते हैं। अब वो इंसान एक साथ को मर रहा है और लेकिन ये जो इसकी मदर थी जो भी अनबॉर्न के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाह रहा था वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो ये मान लिया जाएगा बच्चा एग्जिस्टेंस में है और जैसे ही बच्चा बर्थ लेगा उस दिन से उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो सर अगर ये वाला जो आपने 1 अगस्त वाला जो डाला है फिर ये वाला मतलब 2 एग्जांपल दिए ना आपने, तो फिर ये तो बताओ, पूरा बताओ 1 अगस्त में क्या करना है। हाँ मतलब तब तो फिर वो अगर वो 1/7 को मरा है और 1/8 को बच्चा पैदा हो तो इट मीन कि वो वैलिड, था हाँ बच्चा। ये वैलिड है, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि बच्चा तो दिखाई दे रहा है ना, यस सर। डिस्टेंस में तो आ गया, वैलिड है बिल्कुल। तो ये वाली अप्लाई हो गई ना, द चाइल्ड इन मदर्स वूम यस सर। एग्जिस्टेंस में माना जाएगा, ठीक है, वैलिड होगा। तो एक चीज हमने समझी, पहले हम प्रॉपर्टी क्या ट्रांसफर करेंगे, लिविंग पर्सन को करेंगे, ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, या तो लिविंग पर्सन या ट्रस्ट। और लिविंग पर्सन के बाद जो प्रॉपर्टी जाएगी तब अनबॉर्न को जाएगी, एंड अनबॉर्न पर्सन मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर डेथ। तो इसका मतलब ये निकल के आया भैया मरने से पहले तेरे को पैदा होना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, या तो आप मदर वूम में बैठ जाओ जाके, ठीक है। थोड़ा सा मैं लैंग्वेज ठीक नहीं थी मेरी, बट हाँ ठीक है, मतलब या तो मदर वूम में हो, ये भी तो निकल के आ रहा है कंक्लूजन। लेकिन अगर मदर वूम में है तो वो बच्चा जो बाद में जन्म ले वो पूरा अलाइव होना चाहिए। एम आई क्लियर? हाँ जी। यस सर। और एक चीज और है, जब भी बच्चे के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, या जो सी के पास ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, दैट मस्ट बी कैसी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, एब्सोल्यूटली, ठीक है। एब्सोल्युटली मतलब का पूरा इंटरेस्ट जाएगा, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जाएगी, एब्सोल्युटली जाएगी, लिमिटेड नहीं जा सकती। लिमिटेड इन द सेंस लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं जाएगा। लिमिटेड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि भैया एक काम करना, अनबॉर्न के बाद मैं ऐसा नहीं कर सकता, ए ने भाई तू जीते जी अपने पास रखी हो, तेरे मरने के बाद सी को जाएगी, जो सी जो है वो बी का बच्चा अगर होगा तो उसके पास जाएगी, सी के बाद डी को जाएगी और डी के बाद फिर ई को जाएगी। अरे ऐसा पॉसिबल है क्या? ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाएगा। इट वुड बी वायलेशन ऑफ व्हाट, सेक्शन 14 का वायलेशन हो जाएगा, रूल अगेंस्ट परपीचुटी। एम आई क्लियर? हाँ जी। तो भैया इसको तो एब्सोल्युटली देनी पड़ेगी क्योंकि अनबॉर्न है। जब कोई इंसान अनबॉर्न है तो उसको पूरा राइट जाएगा ना, जैसे वो बर्थ हो ले लेता है तो उसको पूरा राइट जाएगा, पूरी प्रॉपर्टी जाएगी। उसको हम लाइफ स्टेट्स नहीं दे सकते, ऐसे नहीं दे सकते जैसे हमने लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करी थी। एम आई क्लियर? यस सर। लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश के लॉ में चेंज है, इंग्लिश का जो कानून है ना, इंग्लिश लॉ, वो बदलाव है। उसमें ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है ए से मेरे को अनबॉर्न को ट्रांसफर करनी है, ए ने अनबॉर्न को ट्रांसफर करनी है तो लिविंग पर्सन को तो पहली बात है ऐसा भी वहां पे लिखा है लिविंग को जाएगी। अनबॉर्न को भी लाइफ स्टेट क्रिएट किया जा सकता है, ध्यान से सुनना, अनबॉर्न को भी लाइफ स्टेट क्रिएट किया जा सकता है। बट इसके बाद जो अनबॉर्न होगा, इसके बाद जो अनबॉर्न होगा यानी सी का जो बच्चा होगा उसके लिए क्या होगा, यहां पे रोकना पड़ेगा, यहाँ एब्सोल्यूट होना चाहिए। यानी अल्टीमेटली देखा जाए इंग्लिश लॉ में ये कहा गया है कि अनबॉर्न को भी प्रॉपर्टी जो है वो लिमिटेड इंटरेस्ट में जा सकती है। लिमिटेड इंटरेस्ट मींस लाइफ एस्टेट। लेकिन इसके बाद जो जाएगी सेकेंड अनबॉर्न को, इस अनबॉर्न से सेकेंड अनबॉर्न को जो जाएगी, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, क्या पता इसके बच्चे की बात करियो, भाई दादा जो होते हैं वो कहेंगे ना भाई देखो हर इंसान चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी कभी
उसके परिवार में ही बनी रहे। हर इंसान चाहता है, मैं भी चाहता हूँ भाई मेरे जो बेटा होगा वो मेरी संपत्ति को, मेरी मेहनत की कमाई को बर्बाद ना करे। फिर मैं भी चाहूंगा कि भाई चलो उस तक तो ठीक है, वो तो मुझे नजर आ रहा है, मैं चाहूंगा कि मेरे बाद जो है क्या नाम है, मेरा पोता वो भी बर्बाद ना करे, मेरे पड़पोता भी बर्बाद ना करे। तो मैं चाहूंगा, हर कोई चाहता है कि भाई मेरी मेहनत की कमाई की संपत्ति को उनको यूज तो करे लेकिन बर्बाद ना करे, बेचे ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि टाई अप करे फॉर लॉन्ग टाइम। यही हमारा सेक्शन 14 है, आगे जो हम पढ़ेंगे अभी, कि लंबे समय तक बांध के रखना। लेकिन कानून ने कहा भैया ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, कानून ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द लॉ। तो लेजिस्लेचर ने एक लिमिट बताई कि भैया बस इतने दिन तक आप इसको, इतनी लिमिट तक आप रख सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपसे फिलहाल इंग्लिश लॉ की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश लॉ में क्या कहा है कि जो प्रॉपर्टी जो होगी ट्रांसफर ए से बी पे आप दीजिए, ठीक है, सी अनबॉर्न है, इसको भी आप लिमिटेड इंटरेस्ट यानी लाइफ एस्टेट क्रिएट कर सकते हैं। और सी के बाद जो तीसरा बंदा होगा ना, डी, चौथा बंदा हो गया वैसे तो इन सीक्वेंस, डी जो पैदा होगा इसके पास एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना चाहिए। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज इस रूल को क्या कहते हैं? ये पेपर में आता है आपके इंग्लिश लॉ का, बताइए क्या कहते हैं इस रूल को? कौन बता सकता है? एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे कहा एमसीक्यू पढ़ के आना, थोड़े बहुत देख लिया करो साथ साथ, बढ़िया इजी हो जाएगा। बता दीजिए क्या रूल है ये, कौन बताएगा जल्दी से, कम ऑन क्विकली। सर ये इंग्लिश लॉ में जो अप्लाई हो रहा है वो रूल? जी हाँ जी, बताइए। और किस केस में आया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए जल्दी से। इसको बोलते हैं, हाँ जी, सॉल्यूशन रूल तो सेक्शन 17 के लिए है। चलो लिख लीजिए। ये इंग्लिश वाली बात समझ में आई है नहीं आई, पहले ये बताइए मुझे। सर आ गई। चलो खिचड़ी बन गई है ना ज्यादा, दूसरे पेज पे लिख दूंगा, लेकिन अभी इंग्लिश वाला केस जो है इसको आप लिखेंगे रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। सर पढ़ा है ये। लेकिन कोई इनको याद नहीं रखता, अब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में, उत्तराखंड के पेपर में आया हुआ था अभी 2018 में जब भी हुआ था ये रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। किस केस में निकल के आया ये कॉन्सेप्ट? सर व्हिटबी वर्सेस हाँ जी, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है, लिख लीजिए विथबी वर्सेस मिशेल। एम आई राइट? लिखो जल्दी से, कम ऑन। 100% क्वेश्चन आता है ये पेपर में, आ चुका है। अभी तो खिचड़ी बन गई, डोंट वरी, सारी चीज पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे। बस पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सेक्शन 13? यस सर। पहले 13 को बेरेट से पढ़ लेते हैं, फिर हम करेंगे इसको आज। अब बेरेट क्या कहता है? 13 की तो लैंग्वेज बहुत सिंपल सी है, 14 की थोड़ी सी क्वाइट डिफिकल्ट है। ओके, नाउ ट्रांसफर ऑफ द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न। आप कैसे अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे? नाउ ये सिंपली कहता है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बेरेट को पढ़ने में। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी an interest therein is created for the benefit of a person not in existence, जो अभी अस्तित्व में आया ही नहीं, यानी अनबॉर्न। एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो उस डेट पे वो तो एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है। सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय, यहाँ क्या लिखा है? प्रायर इंटरेस्ट। पहले आप क्या करेंगे? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर, उसी ट्रांसफर से पहले आप प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स अनबॉर्न को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकती। फर्स्ट पॉइंट, अनबॉर्न को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकती। क्या करना पड़ेगा? या तो ट्रस्ट क्रिएट कीजिए या लिविंग पर्सन को दीजिए, ठीक है। दैट मीन्स, और उस लिविंग पर्सन को हमने क्या किया है? हमने उस लिविंग पर्सन को प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया, भैया तू अपने जीते जिसको इस्तेमाल करेगा प्रॉपर्टी, और तेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी जो अनबॉर्न को जाएगी, बशर्ते ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम the unborn must come into existence, or it should be either in a mother's form, provided the child must come alive, बच्चा लेकिन जो जिंदा पैदा होना चाहिए, ठीक है। Prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take effect, तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी unless it is extended to the whole
होल का मतलब क्या? एब्सोल्यूट ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? तो पहली चीज समझ में हमें आती है, देयर कैन बी नो डायरेक्ट ट्रांसफर। लिखना स्टार्ट कीजिए, देयर कैन बी नो डायरेक्ट ट्रांसफर। अब हम यहाँ लिखते हैं इस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? सेक्शन 13 का पहला रूल क्या निकल के आया? बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको इसमें। सबसे पहला आया, देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांसफर। नो डायरेक्ट ट्रांसफर। व्हाई? रीजन? अरे भाई सेक्शन हमने 5 पढ़ा तो है। सेक्शन 5 में क्या लिखा है? लिविंग पर्सन को जाएगी ना प्रॉपर्टी बिटवीन द इंटरवॉवस पर्सन। तो जो बच्चा है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, कैसे चली जाएगी उसको प्रॉपर्टी? तो देयर कैन नॉट बी अ डायरेक्ट ट्रांसफर। सेकेंड इज व्हाट? वी हैव टू क्रिएट प्रायर इंटरेस्ट। पहले हमें प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। प्रायर इंटरेस्ट मीन हमें किसी लिविंग पर्सन को देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। ठीक है, लिविंग पर्सन या फिर हम ट्रस्ट को दे दें। ओके, तब प्रायर इंटरेस्ट होगा, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। इसको लाइफ एस्टेट देंगे हम। ठीक है, लिविंग पर्सन को लाइफ एस्टेट। अपने जीते जी तो उसको यूज कर सकता है, पोजेस कर सकता है, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू गिव इट टू माइनर, ओ सॉरी अनबॉर्न। अच्छा, माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है क्या? Yes, sir. बिल्कुल हो सकती है, पढ़ के आए हैं हम सेक्शन 5 में। ठीक है, कॉम्पोनेंट टू ट्रांसफर 7 में पढ़ा था हमने। ओके, एंड द थर्ड वन इज व्हाट? इट मस्ट बी ट्रांसफर एब्सोल्युटली। प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर होनी चाहिए। एब्सोल्युटली हियर मींस इट शुड नॉट बी लाइक, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट लाइक लाइफ एस्टेट या लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं चलेगा। नॉट लिमिटेड इंटरेस्ट। लिमिटेड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? कि भैया अनबॉर्न को हम अधिकार दे रहे हैं किस चीज का? कि सिर्फ यूज करेगा और तेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा अपने बेटे को। इट्स इम्पॉसिबल, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो अनबॉर्न को प्रॉपर्टी कैसे जानी चाहिए? अनबॉर्न को एब्सोल्यूट राइट जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी फुल फ्लैश ट्रांसफर होगी सारे अधिकारों के साथ। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की बात कर रहे हैं। और अब मैंने आपको कहाँ का भी बता दिया, इंग्लिश लॉ भी बताया। इंग्लिश लॉ का केस समझ में आ गया होगा। इंग्लिश लॉ में कैसे हो सकता है? ए ने ट्रांसफर करी बी पे और बी के मरने के बाद प्रॉपर्टी जाएगी सी पे, जो कि सी एक अनबॉर्न है। सी एक अनबॉर्न है। इस अनबॉर्न के बाद सी का बेटा होगा डी, डी के पास जाएगी प्रॉपर्टी जो वो भी अनबॉर्न है। और डी जो है कौन है? बट डी के पास हमने कहा ये एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगी। एब्सोल्यूट ट्रांसफर। क्या ये वैलिड है इंग्लैंड में? दिस इज वैलिड। इंग्लैंड में वैलिड है। इसी रूल को कहा गया है रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। ठीक है, और केस का नाम बता दिया मैंने आपको, विथपी वर्सेस मिशेल। भाई इंडिया में कहां पे खत्म हो रही है बात? यहाँ देखो, एक का एक पड़ाव और आगे चला गया ना, सी के बाद डी तक जा रही है, लेकिन इंडिया में यहाँ पे खत्म होनी चाहिए बात। यहाँ पे एब्सोल्युटली ट्रांसफर होना चाहिए था। इंडिया में यही खत्म होना चाहिए था, वैलिड था। तो एक स्टेप आगे जा रहा है, एक जनरेशन आगे जा रही है। यहाँ पर ये है इंग्लिश रूल। तो डबल रूल अगेंस्ट, देखो इंडिया में तो रूल अगेंस्ट परपीचुइटी है, वहां पे रूल अगेंस्ट क्या हो गया? ये डबल पॉसिबिलिटी। तो इसके आगे आप नहीं जाओगे। अब ये अनबॉर्न क्या है? सी डी को ई को दे सकता है? इट इज इम्पॉसिबल इन इंग्लैंड, बट इंडिया में यहाँ पे ही इम्पॉसिबिलिटी हो गई है। एम आई क्लियर? यस सर। इसको ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। अब अपने जरा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, नहीं तो कल को फिर भूल जाओगे, फिर कहोगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, याद ही नहीं आ रहा है। ये सब भूल जाओगे नहीं तो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा है, इतनी आसानी से याद नहीं होता, लेकिन है बिल्कुल, एक बार समझ दिमाग में बैठा लीजिए, भूलोगे नहीं फिर अच्छे से। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है? फोर्थ पॉइंट है ये, क्या ये पॉसिबल है ए ने ट्रांसफर करी बी को लाइफ एस्टेट, कि भाई जीते जी तू रखियो, तेरे मरने के बाद सी पे जाएगी लाइफ एस्टेट, सी के मरने के बाद डी पे जाएगी लाइफ एस्टेट, और डी के बाद ई पे जाएगी लाइफ एस्टेट, तेरे को भी जीते जी चाहिए।
तो भी रखियो अपने पास। ई के बाद ई का बेटा जो होगा एफ, इसके बाद एब्सोल्युटली जाएंगे। इज दैट पॉसिबल? नो सर। हाँ जी, इज दैट पॉसिबल? नो सर। और कोई भी बताइए जल्दी से, Sir, कम ऑन क्विकली। सर ये पॉसिबल है प्रोवाइडेड जब ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट लाइफ इंटरेस्ट मतलब हाँ जी, लास्ट वाला लाइफ इंटरेस्ट अलाइव होना चाहिए जब ओके, ऐसा हो जा रही है। चलो बहुत बढ़िया। देखो क्या नाम है हर्षना, ये सारे जिन लोग हैं ना, बी मैं लिखता हूँ दूसरे कलर पेन से, बी सी टी ई, ये सारे के सारे ये अलाइव होने चाहिए, तो ये वैलिड है, ओके। तो वैलिड है। अरे हमने क्या बात करी, लिविंग पर्सन से, भाई तेरे मरने के बाद सी पे जाएगी, सी के मरने के बाद डी पे जाएगी, डी के बाद ई पे जाएगी, सारे जिंदा होने चाहिए। एक एफ जो है, एफ अनबॉर्न चलेगा, एफ अनबॉर्न चलेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये रूल ऐसा क्यों है? ये रूल अगेंस्ट परपेचुअली लग रहा है, नहीं लग रहा है? इज इट लुक्स लाइक अ रूल अगेंस्ट परपेचुअली और नॉट? बताइए जल्दी से बताइए, यस और नो तो बोलिए। यस सर। सर अरे नहीं है, ये परपेचुअली कहाँ है इसमें? ए कितने साल सर का है? अगेंस्ट हो गया ना। ए मानो 30 साल का है। अरे ये मान लो चलो जितने भी 35 साल का है, ये इससे कम 25 का हो सकता है, ये 20 का हो सकता है, जितना मर्जी, मैं रैंडमली नंबर लिख रहा हूँ। अरे एक बात बताओ, जब इसकी उम्र बढ़ेगी तो इन सब की भी तो बढ़ेगी, तो कभी ना कभी तो राइट अंत होगा, कभी ना कभी तो अंत होगा इन सबका। ये सारे जिंदगी भर अमर रहेंगे क्या? सब मरने हैं, इन सबको मरना है, हमें भी मरना है, तो परपेचुइटी कहाँ है? तो काफी तो सर लंबे आपने समय रूल तक मांगे। अगेंस्ट परपेचुइटी पूछा था, अगेंस्ट परपेचुइटी, तो उसके लिए यस बोला था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में तो आ गया ना, ये इनको मरना तय है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने प्रॉपर्टी बांध दी लंबे समय तक के लिए, इन सबको, ये जीवित है आज के टाइम में, इन सबको मरना है। और आखिरी जो मरेगा, ई जब मरेगा तो प्रॉपर्टी जाएगी अनबॉर्न को। अनबॉर्न का आना एग्जिस्टेंस में जरूरी है बिफोर द डेथ ऑफ ई। अगर अनबॉर्न आया ही नहीं तो प्रॉपर्टी जाएगी किसको? वापस ए को चली जाएगी। और ए भी मर चुका हो तो ए के लीगल एयर्स को जाएगी। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? एम आई? बताओ, सोचो थोड़ा, फिर बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर। हाँ जी, तो सर अभी वाला ये वाला जो एग्जांपल अभी थर्ड वाले रूल में जो दिया था, वहां पर हमने एक तो लाइफ इंटरेस्ट किया था, ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, मैंने तो सी डी ई यहाँ पे बता दिए। तो कहने का मतलब ये है, जैसे इसको लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है ना, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सारे लोग जीवित होने चाहिए, अच्छा। ठीक है। अगर सी अनबॉर्न है ना, यहाँ पे सी अनबॉर्न है, तो इसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाना चाहिए। फिर डी की तो बात ही नहीं आएगी। अब एक चीज सुन लो, यहीं पे खत्म कर देता हूँ मैं, 15 भी यहीं पे खत्म हो जाएगा, सेक्शन 16 भी। ध्यान से देखना, मैंने भी आपसे कहा ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। इस सिचुएशन को समझते हैं। ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को, लाइफ एस्टेट, भैया तू अपने जीते जी इसको अपने पास रखेगा प्रॉपर्टी, तेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी जाएगी किसको? सी के पास। सी जो है अनबॉर्न है, ठीक है, सी अभी पैदा नहीं हुआ। इसको कहा जब सी पैदा हो जाएगा तो सी अपने जीते जी प्रॉपर्टी रखेगा। सी जो है प्रॉपर्टी जीते जी रखेगा अगर ये पैदा हो जाता है, लेकिन सी के मरने के बाद प्रॉपर्टी जाएगी डी के पास, जो ये भी अनबॉर्न है। क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड है क्या? नो क्यों वैलिड नहीं है? सर, सी क्योंकि अनबॉर्न है और अनबॉर्न कांट बी मेड लाइफ इंटरेस्ट। ये अनबॉर्न इंसान है, अनबॉर्न को मैंने इंटरेस्ट कैसे ट्रांसफर किया है? मतलब लिमिटेड लाइफ। इंटरेस्ट। ये इसको मैंने एब्सोल्यूट किया है क्या? अरे लाइफ की बात दी है ना, तो मैंने इसको एब्सोल्यूट नहीं, लिमिटेड इंटरेस्ट दिया है। तो हमने क्या पढ़ा सेक्शन 13 में? अरे लिमिटेड नहीं जाता है, क्या जाता है? एब्सोल्यूट जाता है। तो डी के पास प्रॉपर्टी जाएगी क्या? नहीं सर। डी के पास तो जाएगी नहीं। जब जब सी ही वॉइड हो गया है, जब सी ही वॉइड हो गया है तो डी वॉइड होगा कि नहीं होगा? यस इसी को तो सेक्शन 16 बोलते हैं, प्रायर इंटरेस्ट वॉइड। तो भैया आगे वाले भी तो वॉइड होंगे। हाँ जी, प्रायर इंटरेस्ट वॉइड तो सब्सिक्वेंट भी वॉइड। एक से ज्यादा लाइफ स्टेट आप इंटरेस्ट मतलब कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, वो जीवित होने चाहिए। 100 कर दो, अरे 100 कर दो,
1000 कर दो, लेकिन वो 1000 के 1000 लोग दिखने चाहिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 5 में, प्रॉपर्टी किस किस को ट्रांसफर होती है। 7 में क्या, 5 में क्या पढ़ा, ट्रांसफर बिटवीन द लिविंग पर्सन। तो सारे के सारे जीवित है, क्या प्रॉब्लम है, तेरे मरने के बाद उसको ट्रांसफर होगी, उसके मरने के बाद उसको, उसको मरने के बाद उसको, मरने के बाद। आज के टाइम में अगर सब जीवित है, तो अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, चलो माइनर को कर रहा है, ए इंसान माइनर को कर रहा है, माइनर सपोज करो 5 साल का है, अरे इसका भी तो मरना तय है, माइनर कितना जी जाएगा आने वाले टाइम पे, हद से 100 साल जीत जाएगा। इंडिया में एक इंसान है 128 साल का, इससे ज्यादा तो नहीं जी सकता। तो कभी ना कभी तो अंत आएगा, कभी ना कभी तो प्रॉपर्टी को ऐसा लाइफ इंटरेस्ट जो क्रिएट किया वो खत्म हो जाएगा और एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। समझ में आई बात? हाँ जी। Yes, sir. अरे इंडिया में लड़कों की डिमांड इसलिए करते हैं ज्यादातर कि भैया कहीं जाके तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो, फिर वो आगे कुछ करेगा नहीं तो प्रॉपर्टी खत्म, एस्टेट खत्म, संपत्ति खत्म, गवर्नमेंट छीन लेगी। ये पहले की बात बता रहा हूँ, इसलिए हमने अब क्या लेके आए कि वो जो क्या नाम है, लड़कियां होंगी उनका भी राइट होगा प्रॉपर्टी में। ठीक है, बहुत चीजें सोचकर लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, इसके पीछे ये नहीं है जो आप देखते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके बिल रख दिया। ठीक है, ये इनका काम, इनके बस की है क्या लॉ बनाना? ये तो पूरा हम आईएएस वाईएएस बैठ के पूरी मीटिंग होती है ढंग से, ये समझते हैं कानून का क्या इम्प्लीकेशन होगा, टीम काम करती है। ये तो प्रवक्ता की तरीके से काम कर रहे हैं एमएलए जो एमपी जो होते हैं, इन पे इतना टाइम है कि लेजिस्लेचर के बारे में सोचेंगे कानून का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है। दे आर ओनली स्पीकर, लाइक आई मीन सामने आके बोली तो रहे हैं। समझ में आ गई बात है, कितना लॉजिक है। एक्सपर्ट तो कमेटी पब्लिक बैठती है। एडमिनिस्ट्रेशन करती हाँ है जी, सारा काम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये वर्क होता है। अब बिल्कुल पॉलिसीज बनती है, समझना पड़ता है, कानून आते हैं, किसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कल डिक्लेरेशन भी तो करी है, ओबीसी पे कोटा अप्लाई होगा इसमें स्पेशलिटी कोर्स में। Yes, sir. देखा है नहीं देखा? सुपर स्पेशलिटी कोर्स में थी नहीं रिजर्वेशन। 27%. चलो आगे चलते हैं। ये हमारे हो गए 3-4 पॉइंट हो गए, तो 4th पॉइंट को क्या लिखेंगे टाइटल? इसको मैं लिख दूं कि नो, इसको 4th पॉइंट को आप लिख लीजिए, नो लिमिट्स, नो लिमिट टू नंबर ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन। अरे चलो आगे वाले पेज पे लिखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। 4th पॉइंट क्या होगा फिर? मैंने बताया ना लाइव स्टेट्स में कितने भी लिविंग पर्सन के लिए क्रिएट कर सकता हूं, तो देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट। सक्सेसिव इंटरेस्ट समझ रहे हो वर्ड? एक के बाद एक को मिलती रहेगी प्रॉपर्टी। सक्सेसिव इंटरेस्ट in favor of living person, in favor of living person। समझ में आई बात? हाँ जी। ए अपने जीते जी जो है वो कितने, चाहे बी को, सी को, डी को, जितने भी लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम जितने मर्जी कर ले, कोई लिमिट नहीं है, बट ये सारे बी सी डी लिविंग पर्सन होने चाहिए। और इन लिविंग पर्सन के बाद जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, सपोज करो एफ को, अल्टीमेटली इनके पास हम लिमिटेड इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर मैं अनबॉर्न को भी हटा दूं तो कम से कम एक आदमी तो हो जिसपे एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रही हो, एब्सोल्यूट ट्रांसफर होनी चाहिए कम से कम एक आदमी। अल्टीमेट बेनिफिशियरी मस्ट बी, उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगी। अल्टीमेटली एक इंसान तो हो, क्योंकि प्रॉपर्टी बिगर किसी ओनर के नहीं रह सकती। और अगर हम अनबॉर्न की बात कर रहे हैं तो अनबॉर्न के पास प्रॉपर्टी कैसे जाएगी? एब्सोल्यूट ट्रांसफर होनी चाहिए। आई होप 4th पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी। यस सर। एक और पॉइंट समझ लेते हैं, चाइल्ड इन मदर वूम, जो आप लोगों ने बात करी थी, मुझे पता है समझ में आ गया, फिर भी लिख लेना नोट्स में। चाइल्ड इन मदर वूम, बताइए जरा क्या होता है? वैलिड है? चाइल्ड इन मदर वूम इज कंसिडर्ड टू बी एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में आ गया है। बट अगर हम अनबॉर्न की बात करें,
अनबॉर्न कंसीव्ड होना चाहिए या कंसीव्ड नहीं चलेगा? कंसीव और नॉट कंसीव कौन सा चलेगा? conceived. हाँ जी, कंसीव Yes, under section 13 conceived and 14 में not conceived भी आएगा. पहली बात बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, 14 पे बाद में चलेंगे, ठीक है। चाइल्ड इन मदर वूम, तो भैया वो तो एग्जिस्टेंस में मान ही लिया, तो उसको तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही जाएगी जैसे उसका बर्थ होगा। अरे अनबॉर्न को जरूरी नहीं है चाहे कंसीव्ड हो या अनकंसीव्ड हो, हमें क्या पता कब कोई सामने वाला बच्चा पैदा करेगा? कैन यू टेल मी कि कोई वो कब बच्चा पैदा करेगा, कब वो कंसीव करेगी मदर? देयर इज नो टाइम लिमिट। अरे ये जो है दादाजी हैं, ग्रैंडफादर है, इन्होंने कहा भैया मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी बी के पास जाएगी, बी उनका बेटा है, बी के बाद प्रॉपर्टी जाएगी, बी के बाद जाएगी सी को जो ग्रैंड सन होगा, ठीक है। ये तो एग्जिस्टेंस में बेटा नजर आ रहा है, ग्रैंडसन है ही नहीं, अभी ग्रैंडसन है ही नहीं। तो जो सी जो है बी की जो वाइफ होगी, क्या नाम है इसका, ए बी सी, चलो डी मान लेते हैं, क्या इसकी पता है कि कब कंसीव करेगी? हाँ जी, क्या आप बता सकते हैं कि डी कब कंसीव करेगी? तो कंसीव्ड हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर आप बी और डी के बीच में जो बच्चा होगा ये अनबॉर्न ही तो कहलाएगा, सी जो अभी अनबॉर्न है। तो दादाजी क्या लिख सकते हैं ऐसे? क्या दादाजी ऐसा लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं, भैया मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी जाएगी मेरे बेटे को जो जीवित है अभी, और उसके मरने के बाद अगर उसको बेटा होता है तो बेटे को प्रॉपर्टी जाएगी सारी की सारी। इज इट अ वैलिड और नॉट? Yes. लेकिन क्या आप बता सकते हैं बेटा कब पैदा होगा, या वो जो उसकी मदर है वो कब कंसीव करेगी? कैन यू प्लीज टेल मी? द आंसर इज नो। तो चाहे तो भाई आपका क्वेश्चन क्या था पहले? कंसीव्ड हो, चाहे मदर कंसीव्ड कर जाए या ना कर जाए, उससे इररिलेवेंट है, अनबॉर्न की बात कर रहे हैं हम। अब इसमें दो ही तो सिचुएशन होगी, या बी हस्बैंड और वाइफ जो है, ये हो गए हमारे दादाजी ग्रैंडफादर, इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अपने बेटे को, बेटा यानी सन, और सन की कौन हो गई, वाइफ, यानी हस्बैंड और वाइफ हो गए दोनों, ठीक है। बेसिक सी बात है, इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की तो जरूरत नहीं है। अब इन्होंने कहा मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी मेरे बेटे को जाएगी और मेरे बेटे के बाद प्रॉपर्टी जाएगी अगर मेरे पोता होता है तो ग्रैंडसन, इसको जाएगी। अब एक बात बताइए, ये जो ग्रैंडसन के पास हमने यही तो लिखा है कि दादाजी ने यही तो लिखा है कि अनबॉर्न को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं और मेरे पोते को सारी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जाएगी, तो उसमें गलत बात क्या है? वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड है, लेकिन अगर सर सन पैदा ही नहीं हुआ कभी? तो जब नहीं पैदा हुआ तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? इसको तो मैंने लाइफ इंटरेस्ट दिया था, इसको तो लिमिट इंटरेस्ट था, इसके पास तो जाएगी नहीं, लेकिन इसके पास घूम के आएगी, प्रॉपर्टी वापस रिवर्ट जाएगी दादाजी के पास। अब दादाजी मर चुके हैं, दादाजी मर चुके हैं तो क्या चलेगा? दादाजी अगर जिंदा है तो विल देख लेंगे, ओ दादाजी मर गए हैं तो कोई विल मिल गई तो विल के हिसाब से जाएगी, अगर विल नहीं है तो सक्सेशन जाएगा ना, सक्सेशन में भी तो इस बेटे को मिलेगी घूम फिर के। हाँ जी, अनलेस कि उसके और ब्रदर ना हो, हाँ जी, अनलेस उसके और कोई ब्रदर्स ना हो। तो और कोई है तो उनको भी मिलेगी, बेटी है तो बेटी को भी मिलेगी, ठीक है। थोड़ा लॉजिक लगाया करो, लॉजिक लगाओगे आंसर सारे मिल जाएंगे। अब इसमें मैं आपसे ये कह रहा था, मेरा लॉजिक ये बताने का पूरा चार्ट इसलिए था कि जो बेटा है और उसकी वाइफ है, अरे इसको हम थोड़ा डिटरमाइन थोड़ी ना कर सकते कब कंसीव करेगी, तो इसलिए मैंने लिखा है चाहे वो कंसीव कर चुकी हो या ना कर चुकी, इज इररिलेवेंट। हम तो ट्रांसफर, दादाजी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो अनबॉर्न को करी है, ठीक है, लेकिन अनबॉर्न का एग्जिस्टेंस में आना जरूरी है एस के मरने से पहले, भाई इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर ये एग्जिस्टेंस में आया नहीं तो प्रॉपर्टी चली जाएगी वापस दादाजी को, अगर दादाजी अलाइव है तो। वो अलाइव नहीं है तो लीगल एयर्स, लीगल एयर्स कौन है? एस मर चुका है, तो भैया फिर अगर इसका कोई और भाई वाई नहीं है तो फिर वो दादाजी जो है उनका कोई तो होगा इनके परिवार में, क्लास 1 या क्लास 2 ईयर्स, फिर वो भी नहीं है तो आपका एग्नेट्स फिर कॉग्नेट्स, एम आई राइट? पढ़े हैं इन दोनों? तो कोई तो निकल के आएगा,
और कोई नहीं निकल गया तो सरकार छीन लेगी, एससीज कर लेगी। Am I clear? ये देखो बहुत बारीकियां हैं, इन चीजों को ध्यान रखना। कभी ये लिखिए हो कि अनबॉर्न जो है वो मदर कंसीव कर जाएगी तभी वो कैसा कर सकता है। ठीक है, एक यहाँ पर मैक्सिम लिख लेना जरा, चाइल्ड इन मदर वूम को लेकर है मैक्सिम। मैक्सिम का नाम मैक्सिम लिखिए, एन वेंट्रे, एन वेंट्रे डी सा मेरे, डी सा मेर, मेर या मेरे वट एवर इट इज। इसको बोलते हैं हिंदी मदर्स वॉर्म, इन मदर्स वॉर्म, वूम, इन मदर्स वूम। ओके, और इसको माना जाता है कि इन मदर्स वूम चाइल्ड वुड बी इन एग्जिस्टेंस, माना जाएगा कि बच्चा एग्जिस्टेंस में आ चुका है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसी सिचुएशन को ना एक केस कराता हूं, और केस के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी आपकी। एक केस था, इस केस को मत भूलना, सेक्शन 13 पे, गिरीश दत्ता। गिरीश दत्ता। अब कई किताबों में यहाँ पे ई लिखा है, कई जगह आई भी लिखा है, तो अपने हिसाब से लिख देना। गिरीश दत्ता वर्ष दत्ता दिन, दत्ता दिन। पढ़ा है ये केस? हाँ जी, बताइए जल्दी से। आप लोगों ने तैयारी तो करी है पहले, क्या इस केस को कभी नजर डाला है, पढ़ा है? इंपॉर्टेंट केस है, भूलना मत। वन ऑफ द बेस्ट केस है, सेक्शन 13 पे, 13 और 16 दोनों को कवर करता है। हाँ जी, किसने पढ़ा जल्दी बता दीजिए, कम ऑन क्विकली। सर इसमें ए ने बी को गिफ्ट की एक प्रॉपर्टी, मतलब एक कंडीशन डाली, उसने गिफ्ट की बी को प्रॉपर्टी, और बी के अगर बी के बाद बी के मेल डिसेंडेंट्स यानी कि उसके सन को जाएगी, और अगर कोई सन नहीं होगा तो डॉटर्स को जाएगी, लेकिन डॉटर्स को लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ जाएगी, वाइल जो सन को जा रही थी वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन बी डाइड इशूलेस, उसकी कोई भी बच्चे नहीं थे जब वो मरी थी। तो सर तो यही फिर है इस केस। चलो बहुत बढ़िया। ए ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है बी को, बी को दिया लाइफ एस्टेट। ठीक है, बी को कहा भैया लाइफ एस्टेट तेरे को संपत्ति मिलेगी, तू अपने जीते जी इसको यूज करेगा। और ये बी कौन है? ये बी जो है ए की नेफ्यू की डॉटर है। वैसे इसलिए मैंने ये भी लिखा, इन रिलेशन में जाके आप कंफ्यूज ही होंगे, इसको जरूरत नहीं होती लिखने की, बट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग इट टू यू। ए ने अपने नेफ्यू की डॉटर को, जो बी है, उसको प्रॉपर्टी लाइफ एस्टेट में ट्रांसफर करी है, और अल्टीमेटली कहा है कि अगर तेरे को बेटा होता है, अगर तेरे को बेटा होता है तो बेटे को तो प्रॉपर्टी जाएगी एब्सोल्युटली, और अगर तेरे को बेटी होती है तो उसको जाएगा लिमिटेड इंटरेस्ट। लिमिटेड इंटरेस्ट मींस ओनली द राइट ऑफ एलिनिएशन, यानी लाइफ एस्टेट चला जाएगा हद से हद कि तो वो यूज कर सकती है। अभी हम सेक्शन 13 पढ़ के आए हैं, अब मुझे इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड है? अब एक बात बताइए, बी के कोई बच्चा नहीं होता, पहली देखो हर सारी सिचुएशन देख लेंगे। पहली सिचुएशन, अगर बी के, इफ बी डाइज इशूलेस, तो क्या होगा? हाँ जी, बता दीजिए जल्दी से। अगर बी के कोई बच्चा नहीं होता, प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? रिवर्जन ए को वापस, रिवर्ट हो जाएगी। किसको रिवर्ट होगी? ए ए को होगी, अगर ए जिंदा है। अगर ए जिंदा नहीं है तो ए के लीगल एड्स को जाएगी। ठीक है, समझ आता रहे तो हाथ बोलते रहिएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन, मान लो सिर्फ बेटा ही पैदा हुआ, प्रॉपर्टी क्या है? सही है, वैलिड है, इनवैलिड है? वैलिड, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हमने बेटे को क्या दिया है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट राइट दिया है। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। मान के चल लो बेटी भी पैदा हो गई, दोनों हो गए, बेटा बेटी दोनों हो गए। बेटी को क्या दिया हमने? लिमिटेड इंटरेस्ट, लिमिटेड इंटरेस्ट। वैलिड है, इनवैलिड है? इनवैलिड, इनवैलिड। ठीक है, अब ये बेटा और बेटी किस चीज में आ रहे हैं दोनों? बेटा और बेटी, हाँ जी, ये दोनों अनबॉर्न थे,
लेकिन क्या मैं इन दोनों को क्लास बोल सकता हूं? क्या मैं इन दोनों को, ये एक ग्रुप के लोग हैं नहीं है, बी के बच्चे हैं या नहीं है? Yes. इनमें से वैलिड कौन है, इनवैलिड कौन है? सर सन डॉटर को वाला जो गई है वो इनवैलिड है और सन को गई है वो वैलिड है। डॉटर इनवैलिड, बेटा वैलिड। तो भाई साहब सेक्शन कौन से की बात कर दी मैंने? सेक्शन 15। वहां बात की गई क्लास। अगर आप क्लास को ट्रांसफर कर रहे हैं, जब आप किसी क्लास को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें अगर 2 या 3 4 लोग आ रहे हैं, जो वैलिड है उनके लिए वैलिड है, जो इनवैलिड है वो बाहर जाए, उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। एम आई क्लियर? तो इस Yes, केस sir. में सिर्फ सन को मिल जाएगी पूरी प्रॉपर्टी? हाँ जी, इस केस में पूरी प्रॉपर्टी फिर सन को मिल जाएगी अगर सन एंड सन डॉटर को, दोनों हैं? बिल्कुल सन को मिलेगी। डॉटर इनवैलिड, डॉटर को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटी को दिया लाइव एस्टेट। माइनर अनबॉर्न को क्या लाइव एस्टेट दी जाती है क्या? तो बेटे को मिलेगा कुछ नहीं, बेटे को मिलेगा सब कुछ। और मैंने बात कर दी सेक्शन 15 खत्म। इतनी सी बात है सेक्शन 15 में। आपको एक बात इससे समझ में आई कि ये जो दोनों चीजें कवर हुई हैं, सन और डॉटर, सन और डॉटर दोनों एक क्लास है या नहीं है? हाँ जी, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है या नहीं है? बताइए, यस और नो तो बोलिए। हाँ जी। Yes, sir. अरे ए की तो, बी के ही तो बच्चे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन में तो आए रहे हैं। लेकिन उस ग्रुप ऑफ पर्सन में से एक वैलिड एक इनवैलिड, तो जो वैलिड है भाई वो क्यों सफर करे इनवैलिड की वजह से? तो सारी संपत्ति जाएगी बेटे को। डॉटर जो है, डॉटर क्या उस प्रॉपर्टी को यूज कर पाएगी क्या? No. बिल्कुल नहीं करेगी, एक दिन भी नहीं करने देगा कानून, क्योंकि भाई साहब ए ने इस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। और इसलिए कहा गया है कि क्या लिखा गया है, क्या टाइट डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ही कानून चलेगा। जो आपने लिखा है वो अगर ठीक है, लॉजिकल है, डॉटर इज इनवैलिड हियर, शी कैन नॉट एंजॉय एनी राइट बिकॉज अनबॉर्न को आपने ट्रांसफर किया था लाइफ स्टेट व्हिच इज इनवैलिड इन द लॉ एज पर सेक्शन 15। यही 16 भी कवर कर देता हूं मैं। ये समझ में आ गया नहीं आ गया? पहले एक बात बताओ, बहुत ही बढ़िया केस है, इसी पे आधारित है पूरा सेक्शन 13। तो एकदम क्लियर हो गया। अब एक चीज और सुन लेना, यही खत्म हो जाएगा सेक्शन 16 भी। एक बात बताओ, इस सन का इस डॉटर से क्या लेना देना? ये दोनों बहन भाई तो हैं, बस एक ग्रुप ऑफ क्लास में तो आ रहे हैं। हाँ जी, अरे यस नो बोलते रहो, नहीं तो दिमाग में से उड़ जाएगा। सन और जो डॉटर है दे आर कमिंग इन वन क्लास, मतलब ये दोनों ब्रदर और सिस्टर ही तो हैं। Yes. क्या ए की प्रॉपर्टी ए ने जो ट्रांसफर करी है सन को, ध्यान से सुनना, क्या ए ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है सन को जो कि अनबॉर्न है, इज इट डिपेंडेंट ऑन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डॉटर? No. और इसका वाइस वर्सा लगा लो, ए ने जो ट्रांसफर करी है डॉटर को लिमिटेड स्टेट, इज इट डिपेंडेंट अपॉन द सन? No. तो ये डिपेंडेंट नहीं है। जो चीज डिपेंडेंट नहीं है, किसी के प्रायर इंटरेस्ट के बाद मेरे पास नहीं आ रही है, तो वो जो है वो वैलिड है, इसलिए वैलिड है। बट अगर ए के बाद बी को, बी के बाद अगर सपोज करो यहाँ पे, इसी को थोड़ा सा आगे और करा लेता हूँ, एक पीढ़ी और बढ़ानी पड़ेगी। ए है, बी है, सी है और फिर डी है। ए को मैंने ट्रांसफर करी है, ए ने ट्रांसफर करी है प्रॉपर्टी को, भाई अपने जीते जी इसको यूज करना। उसके बाद बी के बाद उसको कहा गई है भाई तेरा भी बेटा कोई पैदा नहीं हुआ, अनबॉर्न, तेरा कोई बेटा तो भी पैदा नहीं हुआ, इज अनबॉर्न। तो तेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी जाएगी सी को, जो कि अनबॉर्न है, ठीक है। और मैंने कहा भाई सी को लाइव स्टेट, इसको भी जीने का अधिकार है, जब तक ये जिएगा तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसके मरने के बाद डी को जाएगी, ठीक है, डी को जाएगी। और डी को मैं एब्सोल्युटली दे रहा हूं भाई, पड़ पोते को मेरे को बहुत प्यार है, वो जब होगा तो मैं उसको बिल्कुल आखिरकार ऑनर बना दूंगा। पहले बात आई क्या ये वैलिड है ट्रांसफर? अब डी कह रहा है, डी पैदा हो जाता है, डी कहता है भाई साहब अब तो मेरे पास प्रॉपर्टी आएगी, मैं तो एब्सोल्यूट ओनर हूं, मेरे दादाजी ऐसे लिख के गए हैं, बनाया ऐसा, ट्रांसफर करिए प्रॉपर्टी। डी जब पैदा हो जाता है कहता है मैं तो एब्सोल्यूट ओनर हूं। अब आप मुझे बता दीजिए डी एब्सोल्यूट ओनर है या नहीं है? No, sir.
सर सी को जो ट्रांसफर हुआ है वो इनवैलिड है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 13 और उसी वजह से डी का भी इनवैलिड हो जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16। हाँ जी, ये रिवर्ट बैक टू एनी प्रॉपर्टी टू ए हियर। बहुत बढ़िया, समझ आ गया, बचा क्या इसमें। सेक्शन जो सी है, सी के पे हमने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है ना, ए ने प्रायर इंटरेस्ट किया भैया तू यूज करो तेरे मरने के बाद, लेकिन सी कैसा इंसान है, अनबॉर्न। अरे अनबॉर्न है तो अनबॉर्न को तो एब्सोल्यूट जाना चाहिए था, इट इज अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 13। सेक्शन 13 का वायलेशन है। जब सेक्शन 13 का वायलेशन है, इस इंसान को ही प्रॉपर्टी सही नहीं ट्रांसफर होती, आगे कैसे करेगा? तो इसलिए डी जो होगा वॉइड होगा, यही तो सेक्शन 16 कहता है। हाँ जी, समझ में आ गया? जी सर। अब मैं तुम्हें बैरक पहले 15-16 ही पढ़ा देता हूँ, 14 तो पढ़ा ही दूंगा। समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट केस है? कौन सा है? गिरीश दत्ता वर्सेस दत्ता दिन। पढ़िए अब इसको, शायद आज के बाद मुझे नहीं लगता भूलोगे, अगर 2-3 बार देखो पढ़ लेना, नहीं तो फिर माइंड से निकल जाएगा। पहले 15 पढ़िए। ट्रांसफर ऑफ अ क्लास, मैंने क्या कहा? क्लास कौन थे? बहन भाई, दो भाई हो, 3 भाई हो, ये सारे एक ही पीढ़ी में आ रहे हैं ना, तो एक क्लास को हमने ट्रांसफर करी है। ऑफ हुम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। 13 एंड 14 देखो, आप इसको बेसिक बात हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझिए। ट्रांसफर टू क्लास, सम ऑफ हुम, उनमें से कई आते हैं अंडर सेक्शन 13। 13 में कौन होते हैं? अनबॉर्न, अभी अनबॉर्न लिखा था ना। एंड 14 में परपीचुअली एक के बाद ऐसा हमने कर दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। तो ये कहता है इफ ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लास ऑफ अ पर्सन, फॉर द बेनिफिट ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, हमने क्या किया था गिरीश के केस में? फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लास ऑफ अ पर्सन, किस किस के लिए फायदे की बात की थी? सन की और डॉटर की, दोनों की फायदे की ही बात कर रहे थे, लेकिन कानून ने मना किया, आप ऐसा नहीं कर सकते डॉटर के साथ, उसको लिमिटेड दे रहे हो, बेटे को एब्सोल्यूट दे रहे हो। द बेनिफिट ऑफ द क्लास ऑफ अ पर्सन विद रिगार्ड टू सम ऑफ हुम, उनमें से कुछ लोग, सच इंटरेस्ट फेल बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल कंटेन इन सेक्शन 13 एंड 14। 13 में क्या लिखा है? अनबॉर्न को ट्रांसफर करोगे तो कैसे करोगे? एब्सोल्यूट, ठीक है, तो रूल का वायलेशन हो रहा है, तो सच इंटरेस्ट फेल्स, वो इंटरेस्ट नहीं जाएगा इन रिगार्ड टू दोज पर्संस ओनली, अंडरलाइन कर लेना, इन रिगार्ड टू दोज पर्सन ओनली एंड नॉट इन रिगार्ड्स टू द होल क्लास। अरे एक बात बताओ, तो इसमें बेटे की क्या गलती है? आपने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी तो जो डॉटर को जो दी थी, तो डॉटर को लिमिटेड दी, तो उसमें बेटे की क्या गलती है? तो व्हाई द बेटा शुड सफर? इसलिए कहा गया कि सिर्फ जो उस इंसान को, बेटे को जो प्रॉपर्टी मिली है वो तो वैलिड है, बट पूरा क्लास इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, हाँ, बेटी इनवैलिड हो जाएगी उस सिचुएशन में, बेटी को जो इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है। एम आई क्लियर? पढ़ लीजिए एक बार से 2-4 सेकंड के लिए देखिए इसको क्विकली। हाँ जी, समझ आ गया क्या? यस सर। 16 देख लेते हैं। 16 में मैं आपको पढ़ा दिया, अब इसको एक बार देख लेते हैं। ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, पहली लाइन अंडरलाइन से समझ में आ जाता है, इसकी मार्जिनल हेडिंग से समझ में आ रहा है कि ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। जिसको हमने ट्रांसफर करी है, देखो 2 तरीके के इंटरेस्ट हो गए, प्रायर इंटरेस्ट और दूसरा कौन सा है? सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट। भाई पहले तेरे पास जाएगी प्रॉपर्टी, तेरे बाद तू यूज करेगा, उसके बाद जाएगी प्रॉपर्टी किसी और के पास सब्सिक्वेंटली। जब प्रायर इंटरेस्ट ही वॉयलेट कर रहा है सेक्शन 13 और 14 को, जब प्रायर इंटरेस्ट ही वॉयलेट कर रहा है सेक्शन 13 और 14 को, क्योंकि हमने प्रायर इंटरेस्ट को कैसी दी है? लिमिटेड एस्टेट दी है, लिमिटेड राइट दी है, तो जब उसको ही प्रॉपर्टी सही ट्रांसफर नहीं होते, आगे कैसे जाएगी? तो वो वॉइड होगा। whereby reason of any of the rules contained in section 13 and 14 any interest created for the benefit of the person or a class of a person fails in regard to such person or whole of such class, any interest created in same transaction and intended to take effect after or upon failure of prior interest also fail। मतलब जब प्रायर इंटरेस्ट के बाद प्रॉपर्टी जानी थी, सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट पे अगर प्रायर इंटरेस्ट ही फेल हो गया है बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ सेक्शन 13 और 14, अल्टीमेटली
जिसको सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है वो अपने आप में वॉइड हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आई बात? यस सर। तो यहाँ पे 13 एंड 13 का मतलब ये है कि 13 में जो अनबॉर्न पर्सन को अगर आप लिमिटेड दोगे तो फिर जो अगर उसके बाद वाला होगा वो भी वॉइड होगा, यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 13 का रूल। 13 के रूल मैंने इसको पढ़ो मत, बताओ 13 के रूल क्या है? 13 वो तो ये कि 13 जब अनबॉर्न करता है, अनबॉर्न से करता है। अनबॉर्न को कैसे करेंगे? पहले हम प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, राइट? प्रायर इंटरेस्ट का मतलब पहले हम लिविंग पर्सन को देंगे, लिविंग पर्सन को हम लिमिटेड स्टेट देंगे, लिमिटेड राइट देंगे, भाई तू यूज कर, उसके बाद ट्रांसफर करेगा। और लेकिन हम जब अनबॉर्न की बात आएगी तो उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर करेंगे। अनबॉर्न के साथ तो लिमिटेड नहीं कर सकते ना। तो लेकिन अगर आपने लिमिटेड उसको ट्रांसफर करा अनबॉर्न को, तो वो तो अपने आप में वॉइड हो गया, 13 का वॉयलेशन हो गया। तो 13 के वॉयलेशन के बाद अगर अनबॉर्न के बाद कुछ और आप आगे ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी वॉइड होगा। समझ में आया? क्या नाम है? हर्षना? हाँ जी। अब आता है सेक्शन 14, बहुत ही सिंपल है। देखो एक काम करते, पहले 13 की इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। 13 की इलस्ट्रेशन बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ नहीं है। देखो, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू विच ही इज ऑनर टू बी। ए अपनी संपत्ति ट्रांसफर करता है बी को, इन ट्रस्ट फॉर ए के लिए इंटरेस्ट में देता है कि ए का ट्रस्ट बनाया गया है, बी को ट्रांसफर करिए इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, एंड is intended wife successfully for their lives, and after the death of the survivor for the eldest son, मतलब बी के जो भी उसकी वाइफ होगी उसके मरने के बाद उसके बेटे को जाएगी, बड़े बेटे को जाएगी, इंटेंडेड, ठीक है, जो कि शादी एल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर द लाइफ, यानी एल्डेस्ट सन अभी जो पैदा भी नहीं हुआ उसको जाएगी। उसके बाद जाएगी किसको? सेकंड सन को। उसके बाद आएगी आफ्टर दैट टू ए सेकंड सन। The interest so created for the benefit of the eldest son does not take effect because it does not extend to the whole of his remaining interest in the property. अब ये ना तो प्रॉपर्टी, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, आपको एक चार्ट बनाता हूँ, बहुत इजी है ये। देखो, ए ने कहा भैया मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ ट्रस्ट के फॉर्म में बी को। बी कौन है? वाइफ है। बी अपने जीते जी इसको प्रॉपर्टी को यूज करेगी। इसके बाद इसको पहला बेटा होगा, फर्स्ट सन, एल्डेस्ट हो गया ना ये तो। एल्डेस्ट सन जो होगा प्रॉपर्टी उसको जाएगी, ही विल यूज एज अ लाइफ टाइम अपने यूज करेगा। और इस बेटे के बाद सेकंड सन को जाएगी। बेटे के लाइफ टाइम के यूज करने के बाद, आफ्टर यूज ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द एल्डेस्ट सन, इट विल गो टू द सेकंड सन। दोनों अनबॉर्न है। अब आप मुझे दिमाग लगा के बता दीजिए क्या ट्रांजैक्शन वैलिड है, इनवैलिड है, क्या होगा इसका? वॉइड, क्योंकि फर्स्ट एल्डेस्ट सन को लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए वॉइड है। देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ठीक। पहले सन को भाई इसको हमने बी को तो ट्रांसफर करा, लाइफ इंटरेस्ट वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक को, पहले वाले सन को हमने क्या दिया है? लिमिटेड इंटरेस्ट। लिमिटेड क्या? लाइफ तक यूज करेगा। दैट इज वॉइड और नॉट? सेक्शन 13 कहता है वॉइड। अब मुझे सेकंड का बता दीजिए, सेकंड सन पे वॉइड है वैलिड है? सर ये भी वॉइड होगी सेक्शन 16 की वजह से, क्योंकि 13 ये फर्स्ट एल्डेस्ट सन का जो ट्रांसफर है वो वॉइड हो गया, इसलिए ये डिपेंडेंट था, सेकंड का फर्स्ट पे डिपेंडेंट है, इसलिए सेकंड भी वॉइड हो जाएगा। अब तो समझ तो आ गया, इतनी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब देखो, ये वैसे तो एक क्लास में आ रहे हैं दोनों, अरे क्लास ही तो है, भाई तो है, लेकिन इस सेकंड को प्रॉपर्टी कब मिलनी थी? आफ्टर फर्स्ट डाइड। अरे पहला मरेगा तब जाके मिलेगी, तो इस पे डिपेंडेंट हो गया ना ये। तो सेक्शन 16 में मैंने क्या बताया अभी आपको, थोड़ा डिपेंडेंट वाला देखना पड़ता है, ठीक है? लिखा नहीं है बैरेक्ट में, लेकिन समझने के लिए समझाना पड़ता है डिपेंडेंट। अरे सेकंड वाले को तो तब मिलेगी जब पहला मरेगा, जब पहला ही वॉइड है तो दूसरे पे कैसे चली जाएगी? ये भी वॉइड होगा। एम आई क्लियर? यस सर। सेक्शन 16, सेक्शन 15 को इसमें देख लेते हैं। सेक्शन 15 क्या कहता है यहीं पे? अब ये सपोज करो इसने कहा एल्डेस्ट सन को भी जाएगी एब्सोल्यूट,
एल्डेस्ट सन को जाए नहीं, चलो एल्डेस्ट सन को लिख देते हैं भाई, बड़े वाले सन लाइफ टाइम हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। एक मिनट रुके, इसी को यहीं क्लियर करते हैं, ये हटाना पड़ेगा लाइफ टाइम। पहला वाला तो समझ में आ गया, आई होप 16 तो समझ में आ गया। 15 को कर लेते हैं यहाँ पे। अब 15 में देखते हैं, ध्यान से समझना। अब ए ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया लाइफ एस्टेट, और पहले वाले बेटे को कह दिया बेटा आप तो इसको इस्तेमाल करेंगे, एब्सोल्यूट ओनर हो जाएगा ये। और अगर दूसरा बेटा हो जाता है तो वो लाइफ एस्टेट यूज करेगा। हाँ जी, पॉसिबल है, वैलिड है। सर ये फर्स्ट के सेंस में तो वैलिड होगा, बट सेकंड सन के सेंस में इनवैलिड होगा। बिल्कुल, देखो पहला सन है, इसको तो हमने एब्सोल्यूट दे दिया तो वैलिड हो गया ना। हमने क्या कहा, अनबॉर्न को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला जो है इसमें एब्सोल्यूट दिया जा रहा है, वैलिड। सेकंड सन इज इनवैलिड, इसका जो ट्रांसफर हो रहा है वो इनवैलिड है, वो यूज भी नहीं कर पाएगा। अब दोनों एक ही क्लास में कवर हो रहे हैं, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, सेक्शन 15 में भाई ये क्यों सफर करे, why he should suffer, only he will suffer। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ क्लैरिटी चाहिए। 15 सर और आपने डिपेंडेंट वाला क्या बताया 16 में कि अगर जो फर्स्ट सन था उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है सेकंड सन का इंटरेस्ट, तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। हाँ जी, डिपेंडेंट है ना, वो प्रायर इंटरेस्ट पे डिपेंड हो रहा है। यहाँ कोई प्रायर इंटरेस्ट थोड़ी ना है, यहाँ पे तो इसी को इंटरेस्ट मिल गया सीधा एब्सोल्यूट। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं, देखो थोड़ा सा चेंज करने पे पूरा मामला 16 पे आ जाएगा 16 पे। अगर मैंने इसे यहाँ ये इतना सा लिख दिया कि एल्डेस्ट सन लाइफ टाइम यूज करेगा, लाइफ टाइम, उसके बाद ये प्रॉपर्टी जाएगी सेकंड को। तो एक बात बताओ, पहले को लाइफ टाइम यूज करने के लिए पहले तो उसको एब्सोल्यूट जाना चाहिए था ना, तो ये तो वॉइड हो गया बिकॉज ऑफ 13। जब ये वॉइड हो गया तो सन पे जाएगी नहीं, तो 16 अप्लाई हो गया, तो 16 में वॉइड हो जाता है, ठीक है। बताइए जल्दी से, कम ऑन। हाँ जी, समझ में आ गया। यस सर। पता है कई बार जो सेकंड सन है उसके लिए वॉइड होगा अंडर सेक्शन 16, और फर्स्ट सन के लिए 13 में ही वॉइड हो जाएगा, ऐसा। एक काम करना, आज क्लास खत्म होने के बाद इसको दोबारा देखना, वीडियो देखना जरूर। मैं अभी शॉर्ट में दोबारा समझा देता हूँ, लेकिन देख लेना, दोनों लिख देता हूँ मैं। देखो सेक्शन 13, सेक्शन 15, मैं 14 की तो अभी बात ही नहीं करी मैंने वैसे, ठीक है। 14 तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों, ये 13 किससे डील करता है, अनबॉर्न से ना। पहले तो आप 13 को समझिए, 15 16 को छोड़िए। पहला पॉइंट है, ये ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं हो सकता, नो डायरेक्ट ट्रांसफर। जब डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा तो आप किसको ट्रांसफर करेंगे, लिविंग पर्सन को करेंगे पहले। लिविंग पर्सन के पास प्रॉपर्टी जाएगी अनबॉर्न पे। अनबॉर्न पे कैसे जाएगी, एब्सोल्यूट जानी चाहिए, ठीक है, पूरा की पूरी प्रॉपर्टी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं जीत सकते कि भाई तुम यूज करो, यूज करने के बाद किसी और को दे देना, ऐसा नहीं होगा, एब्सोल्यूट जाएगी उसको प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अनबॉर्न के पास कैसी जाती है प्रॉपर्टी, अर्चना आप बोलिए जल्दी से, कमान क्विकली। एब्सोल्यूट जाती है, ठीक है। 15 में हमने क्या पढ़ा, 15 में पढ़ा है हमने कि ए ने अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है बी पे, बी के बाद सी के पास जो सी अनबॉर्न है, इस पे एब्सोल्यूट जाननी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो सी है, हमने ये भी कह दिया कि भाई जो बेटा होगा, क्या नाम है, बेटा हुआ तो इसको तो हम एब्सोल्यूट दे रहे हैं। बेटी जो हुई अगर डॉटर होती है तो उसको लिमिटेड इंटरेस्ट जाएगा। भाई बी के तो दो बच्चे हो सकते हैं ना, सपोज करो एक बेटा हो गया एक बेटी हो गई, सी इज अ बेटा, डी इज अ डॉटर, दोनों अनबॉर्न थे, दोनों अनबॉर्न थे। तो एक बार बताओ, पहले बताओ बेटे को कैसे राइट जाना चाहिए अगर ट्रांसफर करना है अनबॉर्न को, तो बेटा या बेटी को कैसा राइट जाना चाहिए एज पर सेक्शन 13, एब्सोल्यूट। हमने डी पे कौन सा राइट दिया है, लिमिटेड, तो ये वॉइड हो जाएगा। तो वॉइड किसके सेंस में वॉइड होगा, सी भी वॉइड होगा, डी भी वॉइड होगा, कौन सा वॉइड होगा,
हाँ जी, डॉटर डॉटर वॉइड है ना, जब डॉटर वॉइड है तो वाई सी शुड सफर, सी क्यों सफर करे, क्योंकि सी को तो एब्सोल्यूट मिल रहा है, तो ये वैलिड है सी के लिए, सी के लिए वैलिड है, सी के लिए वैलिड है, डी के लिए वॉइड है, ठीक है। हाँ जी, यस सर ये समझ में आ गई ना इतनी सी बात, ये दोनों एक क्लास में कवर हो रहे थे, ग्रुप ऑफ पर्सन था, सी और डी, बहन भाई थे ना ये ग्रुप हो गया या क्लास बोल दो। लेकिन अभी मैंने 16 में क्या समझाया, एक ए है उसने ट्रांसफर करी बी को, बी ने कहा कि भाई बी के मरने के बाद बी के जो बेटा होगा पहला सन, उसको प्रॉपर्टी जाएगी लाइफ इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं। अब एक बात बताओ, ये वॉइड है इनवैलिड है, पहले एक बात बताइए इतनी सिचुएशन में। सर इनवैलिड हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इनवैलिड है। अब उसने ये भी कह रखा था भाई दूसरे सन पे एब्सोल्यूट जाएगी, दूसरे सन पे एब्सोल्यूट जाएगी। अब बताइए वैलिड है इनवैलिड है? सर इनवैलिड, क्यों? क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट इनवैलिड थी। कौन सा वाला प्रायर है यहाँ पे? सन फर्स्ट ये इनवैलिड है ना, ये प्रायर इंटरेस्ट है, दिस इज कॉल्ड प्रायर इंटरेस्ट। और ये जो दूसरे वाले पे कब जाएगी, लाइफ इंटरेस्ट है ना, इसके मरने के बाद जाएगी ना। तो जब यही गलत है, यही वॉइड है, तो ये भी वॉइड ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी, सेक्शन 14 को हम नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सेक्शन 13 समझ में आ गया, आई गेस 15 और 16 में तो कोई इशू नहीं है। Section 13, 15 and 16 there is no issue, I guess. We'll talk about the 14, जबकि 14 बहुत easy है, perpetuity है, लेकिन हाँ कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। We'll explain it again on Monday. चलो, bye bye everyone. Okay, sir. Bye, sir. Okay.